Welcome back. We are again moving towards now completion of this chapter, reading and note taking strategy. इसमें बोल रहा है there are three main formats for note taking. एक फॉर्मेट जो बता रहा है वो लीनियर नोट्स है, दूसरा फॉर्मेट जो है पैटर्न नोट्स है, और तीसरा फॉर्मेट जो है माइंड मैप बना लेना अपने. ओके, सो लीनियर नोट्स क्या है? लीनियर नोट्स बनाते वक्त हमें क्या करना होता है, हेडिंग और सब हेडिंग जो है देना है. पहले चीज हम लोगों को यूज क्या करना चाहिए, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेन आइडियाज एंड द सब्सिडियरी इंफॉर्मेशन. मेन आइडिया एंड सब्सिडियरी इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि मेन आइडिया जो एक पर्टिकुलर कोर कॉन्सेप्ट होगा, और सब्सिडियरी वो होगा आइडिया जो उससे रिलेटेड होगा. वो एग्जाम्पल से समझ में आएगा. तो उसके लिए ना उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल 4.1, जहां पे उन्होंने क्या किया, एक टेक्स्ट लिया है, सोर्स टेक्स्ट लिया, मतलब सोर्स एक्सट्रैक्ट, मतलब कहीं से कुछ टेक्स्ट मटेरियल जो है उठा लिया उन्होंने, और फिर उसको वो लीनियर मॉडल में, लीनियर नोट्स में कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं. तो उसके लिए ये जरूरी है कि पहले ना हम इस सोर्स में लिखा क्या है उसको समझें. राइट, तब हमें जब बात समझ में आ जाएगी तो उसके बाद जब लीनियर नोट्स को हम रिव्यू करेंगे कि उन्होंने कैसे बनाया, राइट, आफ्टर रिव्यूइंग जो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने वाली है, उससे हम किसी सोर्स टेक्स्ट को लेकर के हम खुद नोट्स बना सकते हैं. मीन्स वी विल लर्न हाउ टू मेक ए लीनियर नोट्स. करेक्ट, एक इफिशिएंट लीनियर नोट्स जो है वो कैसे बनाया जाता है, तो वो चीजें यहाँ पे समझ में आएंगी. इस टेक्स्ट में क्या लिखा है मैंने पढ़ करके इसको समझने की कोशिश करी है. इसका जिस्ट मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी ये ऑलरेडी जो कि स्लाइड पे है, तो आप रोक करके आप लोग देख सकते हो, लाइन बाय लाइन इसको पढ़ के समझ सकते हो. इसका कोर इश्यूज क्या है, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे यूएस में अभी आजकल कंटेम्पररी, वही लिखा है कंटेम्पररी यूएस सोसाइटी में ज्यादातर जो बच्चे जो हैं, यंग एडोलेसेंट वाले बच्चे, यंग बच्चे जो हैं वो इंटरनेट के थ्रू ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं. राइट, और इंटरनेट के थ्रू जब कम्युनिकेट करते हैं तो उनकी लैंग्वेज जो है वो ट्रेडिशनल लैंग्वेज से अलग हो जाते हैं. जैसे आप लोग भी लिखते हो ना, थैंक यू को TKU, किसी पर्टिकुलर वर्ड के लिए आपने खुद डेवलप कर लिया है कि हम ये वर्ड लिखेंगे, और बाकी जिनको भी आप मैसेज करते हो उन लोगों को समझ में आ जाता है, फिर वो वही लैंग्वेज यूज करते हैं. राइट, तो उसी तरह से इसमें पहले सबसे पहले वो चीज बताई है इन्होंने कि ये लोग जो लैंग्वेज जो यूज करते हैं वो ट्रेडिशनल लैंग्वेज से हटके यूज करना शुरू कर रहे हैं. तो अब क्या हुआ, एक अलग लैंग्वेज डेवलप हुआ है कि जो इंटरनेट पे जो कम्युनिकेट करना है वो लैंग्वेज बना, और उस लैंग्वेज को उन्होंने बोला कि ये बातचीत करने का जो तरीका जो है उनका, नेट स्पीक करके एक वर्ड दिया उन्होंने कि आप ऐसे ऐसे बात कर सकते हो. और उसमें उन्होंने दिखाया कि जो वर्ड्स जैसे लिख रहे हैं कई बार, तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला आपको कि TKU यूज करा है, यहाँ पे लॉल करके LOL किया है एक यूज, लाफ आउट लाउड, वैसे वैसे करके अलग अलग के लिए कीवर्ड्स बना दिए, छोटे वर्ड बना दिए कि इसका मतलब ये है, और वो लोग यूज करते हैं. दूसरी चीज इन्होंने दिखाई यहाँ पे कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी यूज करते हैं, जो जो मीडिया का जो यूज करते हैं, वो वहां पे इमोजी यूज करते हैं, प्रणाम के हाथ यूज कर लिया, या डिफरेंट टाइप के इमोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए अलग अलग फेसेस, उस टाइप के इमोशंस, हम लोग ग्राफिकल आइकन्स, उस टाइप के आइकन्स भेजते हैं. तो इस टाइप के लैंग्वेज जो है वो ज्यादा यूज हो रहे हैं, और उससे एक लैंग्वेज का एक अलग ढंग का लैंग्वेज इवॉल्व हो रहा है. मतलब बेसिकली लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो एक ट्रेडिशनल लैंग्वेज था जब हम लेटर लिखते थे, उसकी इंग्लिश अलग थी, ग्रामर था, ये सारी चीजें थी. अब वो ग्रामर को छोड़ रहे हैं,
उन्होंने वैसे फटाफट वैसे करके बात करना है, और वो एक नया लैंग्वेज डेवलप होना शुरू हो गया। तो कंप्यूटर मेडिएटेड लैंग्वेज हो गया, या कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें आ गई, राइट। इसके बारे में इन्होंने बात करी एक बार। दूसरा, उसका एक नाम दिया, करंट रिसर्च की बात करें, करंट रिसर्च इन कंप्यूटर मेडिएटेड कम्युनिकेशन, वर्ड दिया CMC, कंप्यूटर मेडिएटेड कम्युनिकेशंस में। इन दिस इन्वायरमेंट सच ए चैट रूम, न्यूज ग्रुप है, इनका मल्टी यूजर डोमेन्स है, हैव रिवील्ड इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स इन द वे द इंडिविजुअल आइडेंटिटी इज प्रेजेंटेड। मतलब अब ये भी है कि कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशंस जो है उसमें, जैसे सोशल मीडिया पे लोग लिखते हैं ना, अपना ब्लॉग लिखते हैं, तो ब्लॉग लिखने का मतलब क्या है, वो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं कि मैं ये पर्टिकुलर आदमी हूँ। ब्लॉग से वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बना रहा है ना सोशल मीडिया पे, या जिन लोगों के साथ वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। इंस्टाग्राम है, लोग रील निकालते हैं, लोग यूट्यूब पे लिखते हैं, मतलब अलग अलग चीजें जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पे यूट्यूब की बात नहीं करी है, वो जनरली जो बात करी है वेब ब्लॉग की बात करी है। और ब्लॉग से आइडेंटिटी क्रिएट करने में उन्होंने एक सैंपल की बात करी है यहाँ पे, कि ब्लॉग बनाना इजी है। ब्लॉग बनाना इजी इसलिए है क्योंकि उसमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। इजिली आप जैसे जनरल चीजें हम लोग टाइप करते हैं वैसे टाइप कर लेते हैं, तो ब्लॉग में अपलोड भी हो जाता है। कोई डिलीट करना है, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए भी, मतलब उसके लिए कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, राइट। तो उसकी बात करी, मतलब बेसिकली उन्होंने ये बताया कि ब्लॉग्स जब आप क्रिएट कर रहे हो तो कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों इतना ज्यादा ब्लॉग पॉपुलर है। इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे जाकर के ये चीज बताया है कि एक तो यह है कि वो ऑलरेडी जैसे ब्लॉग आदमी पोस्ट करता है तो वो इंटरनेशनली, मतलब हर जगह पे लोगों के पास जाता है ना, तो उसका आइडेंटिटी जो है वो अराउंड द वर्ल्ड रिवील हो रही है। बनाना इजी है, उसके थ्रू कम्युनिकेशन इजी है। और भी एक आध दो पॉइंट हाँ विष्णु ने दिया कि एक तो लिखा है कि दिस फीचर इंक्लूड इजी टू यूज, राइट, एज यूजर do not need to know the HTML or other programming languages to publish on to the internet, blog यदि लिख रहा है कोई तो। सेकंड बताया कि ways to achieve information, ways to archive informations, information archive करना easy है, again ways to archive information and knowledge। थर्ड पॉइंट दिया, opportunities for others to comment or provide feedback for each blog post। मतलब ब्लॉग वाले ने जो भी लोग बनाया कि इजिली आप यहाँ पे जाकर के ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए उनको पैसे नहीं देने होते एक लिमिट तक। बहुत सारे ऐसे साइट है, तो आप ब्लॉग क्रिएट कर लिए, उस पे यूजर जो भी कुछ आप लिखे हो वहाँ पे उन्होंने भी बनाया है कि भाई यहाँ पे दूसरा आदमी जो है कॉमेंट कर सकता है, तो इजिली उसको फीडबैक भी मिल जाता है, कॉमेंट्स भी मिल जाता है। चौथी बात बताई कि लिंक टू द अदर ब्लॉगर्स टू फॉर्म ऑनलाइन कम्युनिटीज। तो उसमें लिंक भी है कि वहां से लिंक को प्रोवाइड करके दूसरे ब्लॉग पे भी जा सकते हो, या दूसरा आदमी भी अपना कंटेंट लिंक प्रोवाइड करके दे देता है, भाई इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो वो आदमी ब्लॉग लिखता है, तो उस पर क्लिक करो तो दूसरी जगह आप चले जाओगे। तो ये चीजें जो है वो इजी टू यूज, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इसलिए लोग इंटरनेट पे, आजकल के जो बच्चे जो हैं वो इंटरनेट पे अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं एंड यूजिंग वेब ब्लॉग्स को यूज करके। उसके बाद यहाँ पे आगे चल के बताता है कि दीज फीचर्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑनलाइन आइडेंटिटी। मतलब ऑनलाइन आइडेंटिटी बनाने के लिए ये जो वेब ब्लॉग पे जो फीचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तो उनको सारी चीज मिल रही है, ईजी है, अपने उनका आइडेंटिटी क्रिएट हो रहा है। भाई यही तो चाहिए कि भाई मैं क्या हूँ ये बताने के लिए, कि मैं कहीं पे बोल पाऊँ, मैं कहीं पे अपनी बातें रख पाऊँ, दूसरा जो भी जहां कहीं भी बैठा हुआ वो जवाब दे पाए, उसके ऊपर कमेंट कर पाए, तो यही तो कम्युनिकेशन का मीडिया है। एंड देन वी आर पॉपुलर अमंग द सोशल ग्रुप, न्यूज ग्रुप, अलग अलग ग्रुप्स के बारे में। These features are especially important for constructing online identity. First,
The lack of technical expertise needed to create and maintain blogs make the applications more accessible regardless of gender and age. तो बोल रहे हैं कि एक तो टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं चाहिए, किसी भी एज का किसी भी ग्रुप का लोग जो है उसको क्रिएट कर सकता है, उसको मेंटेन नहीं करना है ब्लॉग को, तो ये सब इजी है ना आइडेंटिटी अपना क्रिएट करने का, तो इजी से कोई भी करेगा भाई, कोई खर्चा नहीं है, कोई मेंटेनेंस का नहीं है, ये नहीं है, तो दैट्स व्हाई दे आर इन attracted towards those features. Next बोल रहा है the ability to archive blog spots creates a way to scaffold on previous impressions and expressions. मतलब पहले उसने अपने, अच्छा ब्लॉग में एक ब्लॉग में जनरली लोग लिखते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो बोला कि सेल्फ एक्सप्रेशन का एक बहुत अच्छा तरीका है वहां पे, राइट? तो यस, एंड पीछे की चीजें भी आर्काइव कर सकते हो कि पहले आपने क्या बोला था, तो कैसे इवॉल्व हो रहा है वो भी चीजें पता चल जाएगी। दूसरा आदमी पहले ऐसे लिखता था, पहले उसकी मेंटेलिटी ऐसी थी, नाउ ही इज एक्सप्रेसिंग इन अ डिफरेंट वे लाइक दैट। Thus, constructing identity can be a continual process for adolescent and one to which they can refer, मतलब उसमें से कोई भी वो बोल रहे हैं कि हाँ, मतलब बेसिकली वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं या वो अपना इम्प्रेशंस देखना चाहते हैं, मतलब बेसिकली वो जो फेमस होना चाहते हैं, तो आइडेंटिटी क्रिएट करना, उसमें से कोई भी चीज वो चूज कर सकते हैं कि वो कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं जिस पे उनको बोलना है, बात करना है अपनी आइडेंटिटी, मतलब कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा जरिया है, उसके बारे में बात कर रहा है बेसिकली। वही ब्लॉग सॉफ्टवेयर जो है ऑफर्स ए वेज टू प्रोवाइड फीडबैक और लिंक टू द अदर ब्लॉगर्स, दे कैन फोस्टर ए सेंस ऑफ पीयर ग्रुप रिलेशनशिप, अनदर foster some sense of peer group relationship, another important aspect of developing adolescent. मतलब peer group में मतलब वो भी जैसे सेम ग्रुप के लोग हैं ना, उसके बीच का रिलेशनशिप, सेम ग्रुप के बीच में उनका अपना रिलेशनशिप होता है, which is important. फिर ये बोल रहे हैं इन शॉर्ट वेब ब्लॉग्स रिप्रेजेंट ए न्यू मीडियम फॉर कंप्यूटर मीडिएटेड कम्युनिकेशन एंड मे ऑफर इनसाइट इनटू the ways in which adolescents present themselves online, वो अपने आप को कैसे ऑनलाइन अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, especially in terms of self expressions and peer group relationship, both of which impact the construction of the identity. नेचुरली कि दो ही चीजें जो होती हैं, जैसे कि वो आपस में पीयर ग्रुप्स में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन, इसी से आदमी की आइडेंटिटी जो है वो फॉर्म्ड होती है, क्योंकि पीयर ग्रुप के रिलेशनशिप में फिर वो कुछ दूसरा आदमी बोलता है, फिर उसके हिसाब से वो अपने आप को चेंज करता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे अच्छी बुरी आदमी की आइडेंटिटी चेंज हो जाती है या सेप्ट होती है इन डिफरेंट डायरेक्शंस। सो दिस आर ऑल दिस थिंग्स इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये एक वेब की बात कर रहा है, राइट? अब देखो इसको कैसे वो वहां पे नोट्स में कन्वर्ट कर रहा है, आपको पूरी की पूरी बात एक तरह से स्टोरी के फॉर्म में समझ में आ गई कि टेक्स्ट में क्या है, राइट? सो नाउ विल गो अहेड। अब देखो यहाँ पे इसने क्या किया, हेडिंग दिया, देखो एडोलेसेंट इंटरनेट इंटरेक्शंस, करेक्ट, टाइटल दिया, उसके बाद यहाँ पे पहला एक पॉइंट दे रहा है, वेब ब्लॉग लिख रहा है, वेब ब्लॉग इज इक्वल टू ब्लॉग। इसको सबसे पहला पॉइंट इसने वेब ब्लॉग की बात करी, कहानी हमने कहीं दूसरी जगह से शुरू करी थी, लेकिन इसने अपना मन में वन पॉइंट पहला जो वेब ब्लॉग को माना, राइट? वेब ब्लॉग इज इक्वल टू ब्लॉग दे दिया, वहां पे इक्वल टू लिखा है पर्सनल जर्नल ऑन पब्लिकली अवेलेबल वेब पेज पे, करेक्ट? उसके बाद उसके बाद देखो इसके वेब ब्लॉग में अब यहाँ पे ए और बी करके सब्सिडियरी पॉइंट दे रहा है, मेन पॉइंट तो वेब ब्लॉग हो गया। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे एक और बात लिखा है, दिस एग्जाम्पल illustrates the use of heading and different layers of subheadings with indentation to indicate the main and subsidiary point from the source text above. Keywords are used in headings and subheadings to capture the essence of the source text. मतलब ये बोल रहे हैं कीवर्ड्स यूज करे हैं उन्होंने हेडिंग और सब हेडिंग्स में, ताकि टेक्स्ट में जो एसेंस जो था वो यहाँ पे आके झलक जाए,
उससे आदमी आइडिया लगा ले। मतलब बेसिकली ये पढ़ने के बाद भी आप नोट्स को पूरा रिपीट कर पाओगे। तो यहाँ पे वेब ब्लॉग्स में आने के बाद उसका डिफाइन कर दिया सिर्फ कि क्या है, और दूसरी चीज उसके बाद उसने ए और बी कर रहा है। ए में सब्सिडियरी पॉइंट वेब ब्लॉग्स में क्या बोल रहा है कि रिलेटिवली न्यू फॉर्म ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन है ये, राइट। और दूसरा सब्सिडियरी पॉइंट क्या है, इट इज पॉपुलर अमंग टीनेजर। और वो टीनेजर्स में क्यों पॉपुलर है उसको बी का उसका सब्सिडियरी पॉइंट बना रहा है उसके रीजंस दे रहा है। तो वहां पे लिख रहा है कि ये करके सेकंड पॉइंट ये बता रहा है, या इजी टू क्रिएट नो नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग। देखो यहाँ पे भी लिखा है, देखो यहाँ पे भी नोट्स भी बनाया था, कैसे बनाया, एज नो नॉलेज का KNOWL, दैट्स ऑल, नॉलेज ऑफ PROG प्रोग्रामिंग लॉन्ग रिक्वायर्ड, मतलब लॉन्ग लैंग्वेज के दे, मतलब नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड, ऐसे करके अपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स दे दिया। आप पढ़ने वालों तो उसको तो समझ में आ ही जाएगा। दूसरा, पॉसिबल टू स्टोर पोस्टिंग्स, जो भी है, जो भी लोग पोस्ट कर रहे हैं उसको स्टोर करने की फैसिलिटी है। उसके बाद तभी तो आप आर्काइव कर रहे हो प्रीवियस वाले को। थर्ड में लिखा है इसने कि कैन पोस्ट कमेंट्स ऑन अदर ब्लॉग्स, मतलब वो दूसरा लोग जो है वो कमेंट्स भी पोस्ट कर सकते हैं, आप दूसरे ब्लॉग पे भी जा सकते हो कमेंट्स करने के लिए, वहां से लिंक प्रोवाइड किया है। लिंक्स बिटवीन द ब्लॉग्स, अगेन बिटवीन द ब्लॉग्स, इस ब्लॉग से दूसरे ब्लॉग्स पे चले गए तो वहां से फिर वापस भी आप आ सकते हैं, लाइक दिस। तो ये ऐसे करके सबसे, तो वेब ब्लॉग्स की जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी वो यहाँ पे वेब ब्लॉग्स में बात बता दी, राइट। दूसरा पॉइंट दिखाया, स्टडीज ऑफ ऑनलाइन कम्युनिटी इंक्लूड्स एनालिसिस ऑफ। अब ऑनलाइन कम्युनिटी का उसने स्टडी करा था, तो वो क्या क्या चीज, लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हो रहा है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जो था वो आइडेंटिटी थी, राइट। और तीसरा पॉइंट जो था आपस में उनके इंटरेक्शंस थे। तो देखो यहाँ पे क्या कर दिया, दूसरा मेन पॉइंट बना दिया था कि स्टडीज ऑफ द ऑनलाइन कम्युनिकेशंस इंक्लूड्स द एनालिसिस ऑफ, कौन कौन से पॉइंट्स, तो सब्सिडियरी में ABC करके डाल दिया, राइट। उसके बाद थर्ड पॉइंट उसमें से उठाया इसने, मेन पॉइंट जो है वो क्या, फीचर ऑफ इंटरनेट लैंग्वेज, जो इंटरनेट लैंग्वेज, जो नेट स्पीक की बात करी, इवॉल्विंग विथ यूज, जैसे जैसे इसका यूज हो रहा है वो एक नया नेट स्पीक करके एक लैंग्वेज इवॉल्व हो रहा है, जहाँ पे वो बोल रहा है कि यूज ऑफ एक्रोनिम्स ज्यादा वो लोग यूज कर रहे हैं, वर्ड्स, प्लेस। उसके बाद वो इमोटिकॉन्स ऐसे लिखा है, वो जो ग्राफिकल आइकॉन्स, मतलब इमोजी वगैरह जो हम लोग डालते हैं इधर। उसके बाद अवतार्स, पिक्चर्स, आइकॉन्स, मतलब जो एक अवेलेबल नहीं है रियल लाइफ में, वर्चुअली कोई चीज, तो वो दिखाते हैं। तो इस टाइप की चीजें लोग यूज करते हैं। ये फीचर्स हैं जो लोग, बच्चे जो यूज कर रहे हैं लैंग्वेज कम्युनिकेट करने के लिए। उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसने बताया कि ब्लॉग्स प्रोवाइड फोरम फॉर स्टडी ऑफ एडोलेसेंट आइडेंटिटी फॉर्मेशन थ्रू द एनालिसिस ऑफ, मतलब यहाँ पे अब जो है ब्लॉग्स जो है, फोर्थ पॉइंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ब्लॉग प्रोवाइड्स क्या, फोरम फॉर स्टडी ऑफ एडोलेसेंट आइडेंटिटी फॉर्मेशन, उनकी आइडेंटिटी कैसे फॉर्म होती है थ्रू द एनालिसिस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड इंटरेक्शन विद द पीयर ग्रुप्स। देखो सारी बात इसमें आ गई ना। फिर अब यदि मान लो कि इस नोट्स के बाद अपनी स्टोरी आप कैसे भी लिख दो, कौन सा आगे रखना है, कहाँ से पीछे, मतलब स्ट्रक्चरिंग तो आप अपना ऑर्गेनाइजेशन अपना रख सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि आपका प्लेजरिज्म बचेगा, एग्जैक्ट लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, और ये नोट्स से सारी चीजें रिकॉल भी हो जाएंगी। सो दिस इज द आइडिया ऑफ लाइक मेकिंग नोट्स एंड लीनियर नोट्स ऐसे बनाते हैं, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, और एक आध दो बार प्रैक्टिस करने के बाद ना, कोई भी एक टेक्स्ट उठा करके प्रैक्टिस करे आदमी, तो धीरे धीरे उसकी आदत डेवलप हो जाएगी। एंड दिस इज गुड हैबिट, आई थिंक, मुझे लगता है कि ना इट्स वर्थ, जो लोग भी अच्छा करना चाहते हैं, दे शुड गिव सम टाइम टू लर्न दोज टाइप ऑफ एक्टिविटीज, क्योंकि शुरू में हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन एक बार जो चीज भी आप स्किल सीखते हो वो आपकी लाइफ को काफी इजी बना देता है।
और नॉट ओनली इजी बनाता है, एक तो आप फास्ट काम करते हो पहली चीज, और आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क भी इंप्रूव हो जाता है ना। फिर आपकी पहचान उसी से बनती है, आपका वर्थ उसी से जाकर के बनता है कि यू आर वैल्यूएबल, वी कांट लूज यू, समथिंग लाइक दिस। नहीं, अपने आप को ऐसा ही करना ही चाहिए कि वी शुड क्रिएट लाइक, जो भी स्किल, जितना आप स्किल एक्वायर करोगे यू बिकम मोर वैल्यूएबल। ओके, सो दूसरा टाइप जो है नोट लिखने का, वो है पैटर्न नोट्स। पैटर्न नोट्स में दिस टेक द फॉर्म ऑफ ए स्पाइडर डायग्राम। जैसे स्पाइडर मूव करता है ना, उस टाइप से भी बना सकते हो। सेंटर में होता है स्पाइडर का। आप स्पाइडर का यदि जनरली देखोगे तो ऐसा ही है ना कि पहले इधर सेंटर रहेगा, राइट, और उसके बाद वेव की तरह वो बनते जाता है इधर की तरफ, ऐसे करके नहीं, वो आप कनेक्ट कर सकते हो, आप कैसे भी बना लो। मेन जो है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप पैटर्न्स नोट में एक स्पाइडर डायग्राम है और दूसरा जो है वो माइंड मैप है, कि दिमाग में जो जो एक सेंट्रल आइडिया आया उसके लिए एक बॉक्स बना दिया, उसमें कुछ टेक्स्ट लिख दिया, फिर उससे रिलेटेड जो था वो वहां से एक एरो डाला, फिर दूसरा ब्लॉक में जो उससे कनेक्टेड आइडिया वो लिख डाला। जैसे लाइक दिस, यहाँ पे ये बनाया ना कि एक आइडिया यहाँ पे आया, अब इस आइडिया, ये मेन थीम है मान लो सेंट्रल, ये सेंटर में जो भी आपने आइडिया जो था मेन थीम आपने यहाँ पे रखा, और इससे रिलेटेड जो सब्सिडियरी पॉइंट जो था उसको कनेक्ट करके एक दूसरा पॉइंट बना दिया, उससे कनेक्टेड यदि तीसरा पॉइंट है तो वैसे करके बना दिया। ऐसे करके आप मूव करते रहे। यहाँ पे फिर देखो ये एंड हो गया, फिर इससे कनेक्टेड था दूसरा पॉइंट, उसको ले लिया, इससे कनेक्टेड ये है, इसको ले लिया, इससे कनेक्टेड ये है, इससे कनेक्टेड ये है। यहाँ पर जो कुछ बिल्कुल अलग कोई पॉइंट है तो आपने अलग रख दिया। तो ये है आपका स्पाइडर डायग्राम में भी आप यूज कर सकते हो, या आप माइंड मैप यूज कर लो, वेयर यू पुट द सेंट्रल आइडिया इन द मिडिल ऑफ द पेज एंड ब्रांच आउट फ्रॉम दिस with the main theme and sub themes of the text that you are reading। मतलब जो आप पढ़ रहे हो तो वहां से आपको मेन जो है सेंट्रल आइडिया यहाँ पे आ गया, और यहाँ से आप ब्रांच बनाते जा रहे हो। एक जो है मेन आइडिया का है और मेन आइडिया के बाद सब्सिडियरी आइडिया है। यहाँ पे ऐसे भी आप कर सकते हो कि जैसे मेन आइडिया यहाँ पे देखो तो इससे कनेक्ट किया, एक बड़ा सा इलिप्स यहाँ पे लिया है, इलिप्स के बाद ये रेक्टेंगुलर और स्क्वायर ब्लॉक लिया, एक स्क्वायर ब्लॉक जो है मेन आइडिया है, मेन आइडिया के बाद ये सब्सिडियरी आइडियाज है के लिए दूसरा बना इलिप्स ले लिया। ऐसे करके वो कनेक्ट करते गया, यहाँ से एक कनेक्शन आया, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, लाइक दैट। ठीक है। पैटर्न नोट्स में जो है माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, जैसे एक माइंड जीनियस करके है, आप नेट पे देख सकते हो, इट इज अवेलेबल इफ यू प्रेफर टू डू दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब ऐसे भी माइंड मैप के सॉफ्टवेयर है, कुछ सॉफ्टवेयर फ्री भी है, मैंने कभी यूज किया था 2012 वगैरह के आसपास में, शुरू में तो मैं यूज करता था माइंड मैप। आप यूज कर सकते, पेपर लिखने में बहुत काम आता है, मतलब आप अपने आइडियाज को मतलब ऐसे करके यूज कर सकते हो, लिख सकते हो, एंड देन यू कैन जस्ट कॉपी पेस्ट बाद में, जब एक बार आपने लिख लिया, पढ़ते जा रहे हो, आप बनाते जा रहे हो उसको, और जब जरूरत है तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो दूसरी जगह पे। तो एक तो माइंड मैप का सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप लोग देख सकते हो नेट पे, कुछ तो फ्री भी है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे अवेलेबल है नेट पे, और हो सकता है कि कुछ पेड भी हो, मुझे आइडिया नहीं है। तो एक दूसरा जो है, एक माइंड जीनियस, यही है माइंड जीनियस जो है, माइंड जीनियस ऐसे जिसके बारे में ये बुक डिस्क्राइब कर रहा है। माइंड जीनियस एज ए फैसिलिटी वेयर बाई यू कैन set up prompt questions such as those suggested for critical reading and address these as you create your mind map। मतलब बेसिकली माइंड जीनियस में बोल रहे हैं कि आप ना क्वेश्चन प्रॉम्प्ट मतलब क्वेश्चन लिख सकते हो, कि आपके क्रिटिकल थिंकिंग के लिए हम लोग नहीं बोल रहे थे कि जब आप पढ़ते हो तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और उसके बाद जाकर के आप ढूंढोगे। तो आप वो क्वेश्चन ही लिख दिए, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो जो बातें लिख रही है उसके सब ब्रांच में उठा करके डालते गए आप।
तो वहां पे वो इलेक्ट्रॉनिकली आप स्टोर कर सकते हो। लेकिन ये बोल रहे हैं, फिर उसके बाद एक बोल रहे हैं कि अब आपका तीसरा तरीका क्या था, दो आपने देखा था, अब आपके कमेंट्स। एक है कि आप अपना कमेंट्स लिखिए, नोट्स मत बनाइए, मान लो कि लीनियर नोट्स बना लिया, पैटर्न्स बना लिया, दो तरीका हो गया ना। तीसरा जो है अपना कमेंट्स लिखना, राइट। इन वॉट एवर फॉर्म यू टेक ए नोट, you take your notes, it is important to include your own comments। आप फिर भी कुछ भी करो, जो भी लिखो आप अपने comments जरूर लिखो उसके ऊपर, ये बात बोल रहे हैं। However, it is also essential to distinguish clearly between the ideas from the text and your own observations। लेकिन आप जब वहां पे नोट्स में जब लिख रहे हो तो वहां पे आपके पास कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि 2 महीना 4 महीने के बाद वापस आकर के जब आप नोट्स देख रहे हो, राइट, तो उस समय पे ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये बात जो लिखी हुई है एक जगह पे, वो टेक्स्ट से ली थी मैंने, और दूसरा कलर का लिखा या दूसरी जगह पे लिखा वो हमारे कमेंट्स हैं। वो आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे कमेंट्स लिखे हुए हैं, ये टेक्स्ट से लिखा हुआ है मतलब ये जो जिस टेक्स्ट को पढ़ा था या जो बुक से पढ़ा था उससे लिया हुआ टेक्स्ट है। वो क्लियरिटी डेवलप होना चाहिए। यूज ए डिफरेंट कलर्ड पेन आप यूज कर सकते हो, या फॉन्ट कलर भी यूज कर सकते हो यदि आप इलेक्ट्रॉनिक यूज कर रहे हो। तो यदि कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो आप डिफरेंट फॉन्ट यूज का कलर यूज कर सकते हो। टू राइट डाउन योर ओन कमेंट्स एंड थॉट्स अबाउट व्हाट यू आर रीडिंग, योर ओपिनियन एंड क्वेश्चन अबाउट द टेक्स्ट, उसके लिए आप अलग बना सकते, जो भी मतलब आप अपना बात, जो भी आपका ओपिनियन है, आपके क्वेश्चंस हैं, आपके रिफ्लेक्शंस हैं, जो भी है वो आप अपने अलग फॉन्ट कलर में लिख सकते हो। कनेक्शंस विथ योर रिसर्च और अदर टेक्स्ट यू हैव रेड, मतलब वो आपका कोई भी बात हो सकता है जो आपके दिमाग में, जो क्रिटिकल रीडिंग जब आप करते हो तो यही सब चीजें तो करते हो आप, राइट। तो उससे रिलेटेड क्या कनेक्शंस है आपके रिसर्च से और जो आप टेक्स्ट रीड कर रहे हो उसका, वो उसके बारे में आप कमेंट्स लिख सकते हो। आइडियाज इंस्पायर्ड बाय व्हाट यू आर रीडिंग, कई बार क्या होता है कि जब हम कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं तो उस समय हमें अपना एक नया आइडिया आता है। जैसे मान लो कि कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो हमें लगता है कि यार इन्होंने काम किया है तो मैं भी कर सकता हूँ ये काम, या हम ना इसमें इस चीज को चेंज करके हम थोड़ा भी चेंज कर दे तो हमारा एक नया आर्टिकल बन सकता है। तो वो आइडिया, जो भी इंस्पायर्ड आइडिया आ रहे हैं तो वो भी आइडिया आप लिख सकते हो। लेकिन ये सारी चीज कमेंट्स में इंक्लूड करने चाहिए। और जो भी हो, कलर्ड पेन यूज करो यदि टेक्स्ट पे लिख रहे हो हार्ड कॉपी पे, या कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो अलग फॉन्ट यूज करो, ताकि वो डिफरेंशिएट हो पाए कि ये मेरे कमेंट है इस कलर में है और ये टेक्स्ट जो है वो जनरल कलर में जो हमने टेक्स्ट से उठाए थे। सही है। It is beneficial to write both a summary of text and then in a short critical review। बोल रहे हैं कि ये यूजफुल होता है, हमेशा बेनिफिशियल है कि आप समरी भी लिखो टेक्स्ट का, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो उसका एक समरी लिखो, एंड देन ए शॉर्ट क्रिटिकल रिव्यू भी लिखो उसका, जो भी आपने टेक्स्ट पढ़ा, बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सेज टू द क्वेश्चंस इन द सेक्शन ऑन क्रिटिकल रीडिंग अबव। मतलब जो भी आप हमने क्रिटिकल रिव्यू जब रिव्यू करते हैं तो जो क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में होते हैं उसके बेसिस पे जो आंसर मिले थे या जो भी हमारे रिफ्लेक्शंस थे, उस तरह का एक छोटा क्रिटिकल रिव्यू भी लिखना चाहिए हमें। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, स्टूडेंट लोगों से रिक्वेस्ट है, कई बार ना हमें लगता है कि चलो इजी हो जाएगा, मतलब कर लेंगे या इसकी जरूरत नहीं है। देयर इज, हर चीज का एक मतलब है। आप यदि उस पर्टिकुलर प्रोसेस से गुजरते हो तो आपके अंदर जो चेंज आता है ना वो, और जो सिर्फ ऐसे ही ठीक है कर लेंगे इस एटीट्यूड से, या वो नहीं करता है नहीं पढ़ता है, उसमें बहुत डिफरेंस आता है। वो दिखता है, लॉन्ग रन में भी दिखता है और उस टाइम पे भी दिखता है जब वो लोग काम करते हैं। तो सो टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सारी टेक्निक्स ना, लिखने से ये फर्क तो जरूर पड़ेगा कि एक दिन आपको लिखने आ जाएगा और हर चीज को आप क्रिटिकली रिव्यू करने की आपकी आदत डेवलप हो जाएगी, एंड यू विल बी ऑटोमेटिकली बेटर देन द मास। वो आउटलायर की तरह आप रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाओगे कि नहीं जी, इसमें तो कुछ अलग है,
ये आम जैसा नहीं है, मतलब आम जैसा नहीं है तो जनरल पब्लिक जैसा आदमी नहीं है, देयर इज समथिंग इन हिम। तो ये करना चाहिए, मतलब एक्सरसाइज तो करना चाहिए। दिस विल हेल्प यू रिकॉल द कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट। इससे फायदा क्या होगा, यदि आप समरी लिख रहे हो और क्रिटिकल रिव्यू लिख रहे हो तो आप इजीली रिकॉल कर पाओगे कि आपने जो भी पढ़ा था वो उसके कंटेंट को आप ये कर पाओगे। मेकिंग इट इजियर टू लोकेट द रेलिवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रेफरेंसेस। और आपको क्या फायदा होगा, आप इजिली लोकेट कर पाओगे कि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कहाँ पे था, राइट, और कहाँ पे अवेलेबल है उस टेक्स्ट में। एंड रेफरेंसेस, कहाँ से मैंने रेफरेंस लिया था। दैट यू नीड व्हेन यू बिगिन टू राइट योर लिटरेचर रिव्यू। जब भी आप लिटरेचर रिव्यू लिखोगे तो उस समय पे आपको ये चीज चाहिए, ये इंफॉर्मेशन को, उसका रेफरेंस कहाँ था, उस टेक्स्ट में जो पढ़ा था वो कहाँ पे वो लोकेटेड था। हो सकता है कि हमने बोला था आपको कि यदि अंडर कोट में लिख रहे हो कोई बात है किसी की, एग्जैक्टली आप कोट कर रहे हो तो उसका पेज नंबर भी देना है। तो ये सारी चीजें लिखते रहने से ये फर्क पड़ने वाला है कि मतलब आप जब रिव्यू मतलब वहां पे आपके काम तो आसान हो ही जाएंगे ना जब आप रिव्यू लिटरेचर लिखोगे तो। चलो एनीवे, दिमाग से चला गया तो अच्छा ही है। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि लिखने और पढ़ने का ऐसा आदत डेवलप करने से, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी आज ही जब हम इसको रिकॉर्ड करने की बात सोच रहे थे तो हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे ना कि एक बार पढ़ लेते हैं इस एग्जाम्पल को और तब एक्सप्लेन करते हैं, तब बच्चों को अच्छे से समझ में आ पाएगा। अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन जस्ट ट्राइंग टू फिनिश कि भाई जल्दी ही फिनिश हो जाए, ये काम खत्म हो जाए। तो टेक्स्ट पढ़ने में आपने देखा मैंने एक ही रीडिंग लगाई थी, ये नहीं कि मुझे बहुत अच्छा मेरा ग्रास्पिंग पावर है, लेकिन एक रीडिंग स्लो रीडिंग थी, लेकिन मैक्सिमम बातें हमें समझ में आ जाती हैं। तो जब आपको जिस तरह की आदत डेवलप होती है आपके काम करने की, वो चीज आपको दिखती है। अब जैसे मान लो कि मुझे एक बार पढ़ने के बाद मुझे बात समझ में आ जाती है, मुझे 2 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको, लेकिन वो प्रैक्टिस से ही आती है ना। आप शुरू से वैसे ही आपने आदत डेवलप करी है। उसी तरह से जिसको ये आदत डेवलप हो जाए कि पढ़ के उसका समरी लिखना, क्रिटिकल रिव्यू लिखना, आदत जब डेवलप तो उसको तो कितने दिनों तक याद रहेगा, और जहां पे जरूरत होगा वो कोट करेगा उन चीजों से रिलेटेड। कि इस पेज में हो सकता है कि कल होकर के वो जब कोई भाषण दे, कोई बात करे तो बोले कि इस पेज के इस रेफरेंस, इस बुक में इस पेज नंबर पे वो बात लिखी हुई है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट जो अपने रिव्यू लिटरेचर में, अपने रिसर्च में जो चीज कोट कर रहा है उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वो इजिली रिकॉल भी कर पाएगा, उसको कोट भी कर पाएगा, राइट। दूसरे बोल रहे हैं कि अनदर इलेक्ट्रॉनिक टूल दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन इज द डिजिटल नोटबुक। आप डिजिटल नोटबुक में भी अपने सारे इंफॉर्मेशन जो है रिकॉर्ड कर सकते हो, सच एज वन नोट। वन नोट जो है एक सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट, जो आप विंडोज इंस्टॉल करते हो तो वहां पे उसमें अवेलेबल है उसके साथ। वन नोट इज ए फ्री फॉर्म नोट टेकिंग फैसिलिटी है। इट्स अवेलेबल एज ए पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। It is a flexible tool allowing you to store text, pictures, drawing, audio and video recordings. This can be arranged as you wish on the page. मतलब इसमें वन नोट में नोट टेकिंग की फैसिलिटी है, और हमारे से मुझे लगता है कि वन नोट वालों ने शायद उस पे भी, क्लाउड पे भी स्टोरेज दिया हुआ है। वो साइन करने के लिए बोलते हैं और फिर आप उसको यूज कर सकते हो। तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपका स्टोर, टेक्स्ट स्टोर कर सकते हो, पिक्चर स्टोर कर सकते हो, कोई ड्राइंग करके स्टोर कर सकते हो, ऑडियो या वीडियो की रिकॉर्डिंग भी उसमें डाल सकते हो, और फिर बाद में ये सारी चीजों को अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो पेजेस पे कि कौन सा मुझे पहले रखना है, किसको बाद में रखना है, राइट। So you can use it out. There is a great potential for using this tool to make notes on your reading, incorporating your own spoken reactions, क्योंकि आप बोल करके भी रिकॉर्ड कर रहे हो ना, ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो आपको मान लो कि आपको टाइप करने का मन नहीं है, उस समय पे आपने पढ़ा और आपको लग रहा है कि मुझे ये बात बोल के नहीं यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे इससे मेरी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होने वाली है। तो यू कैन इनकॉर्पोरेट दोज थिंग्स आल्सो, स्पोकन रिएक्शंस एंड ड्राइंग एज वेल एज मोर कन्वेंशनल पैटर्न्स और लीनियर नोट्स। आप लीनियर नोट्स भी डाल सकते हो, राइट। अदर
पैटर्न्स भी यूज कर सकते हो अपने नोट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। सो दिस आर द गुड टूल, मतलब वन नोट आप यूज कर सकते हो। अनदर सिमिलर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट, मतलब जहाँ पे जिसने भी लिखा है उसके स्टूडेंट जो यूज करते हैं, एवरनोट। एवरनोट मैंने भी यूज करा है, वो भी फ्री है। अब हमारे समय से एवरनोट का आप डाउनलोड करोगे तो आपके उस पे फोन पे भी आ जाएगा, लेकिन मैं उतना यूज नहीं कर पाया क्योंकि वो फिर ना मेरी कंसिस्टेंसी उतनी नहीं हो पाती थी, कि मुझे दिक्कत होता था उसमें कि कुछ चीजें यहाँ रहती थी, फिर सारी चीजों को एवरनोट के थ्रू ही लेकर के आप मतलब जोड़ो। लेकिन जो लोग इसके बारे में समझना जरूरी है कि ये सारी चीजें अवेलेबल है, और हो सकता है कि कोई अच्छे से एक्सप्लोर करे, उसके लिए क्वाइट बेनिफिशियल हो कि नोट टेकिंग फैसिलिटी। एवरनोट एक है। It was launched in 2008 and has a free version which can be downloaded on your computer and a smartphone. स्मार्टफोन पर तो मैंने भी डाउनलोड किया, बाद में मैंने उसको हटा दिया क्योंकि आजकल तो मैं नहीं यूज कर पाता हूँ। उसके बाद बोल रहा है कि हैंड रिटन नोट्स और कंप्यूटर नोट्स में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज और क्या फायदे और क्या नुकसान है। क्योंकि आप हाथ से भी नोट बना सकते हो और कंप्यूटर्स पे भी बना सकते हो। There are some advantages to using your computer system for your notes. Whether this is in especially tailored packages जैसे EndNote है या रेफरेंस मैनेजर आप यूज कर सकते हो। EndNote और रेफरेंस मैनेजर के बारे में चैप्टर 5 में अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। विथ माइंड मैप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। थ्रू क्रिएशन ऑफ योर ओन सिस्टम यूजिंग डिजिटल नोटबुक, जैसे वन नोट आप यूज करो, वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस फाइल, ये सारे जो है वो कंप्यूटर पे नोट्स बनाने के तरीके हैं, राइट। वर्ड प्रोसेसिंग यूज करो, डेटाबेस फाइल यूज करो, वन नोट यूज करो, एंड नोट यूज करो, रेफरेंस मैनेजर करो, आप करो, ये कंप्यूटर पे कर सकते हो। फायदा क्या है कंप्यूटर पे यूज करने का? तो पहला फायदा क्या है आपको? फर्स्ट एडवांटेज है कि ऑन ए कंप्यूटर पैकेज देयर आर सर्च फैसिलिटीज है। तो आपके नोट्स होंगे तो कोई भी कीवर्ड्स डाल करके सर्च कर सकते हो, उस टेक्स्ट पे बहुत इजीली पहुंच सकते हो वहां पे, विच एनेबल यू टू लुक फॉर द कीवर्ड्स विद इन योर नोट। या वो कीवर्ड आप डाल करके सर्च कर सकते हो आपके नोट्स में अवेलेबल है या नहीं, और है तो कहाँ पे है, फिर वो बात पढ़ना चाह रहे हो तो वहीं पे जाके पढ़ लो। सर्चिंग ईजी है एंड लोकेट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन क्विकली। नेचुरली कंप्यूटर से बहुत फास्ट सर्चिंग हो जाती है। सेकेंड फायदा क्या है? यू कैन कॉपी एंड पेस्ट डिटेल्स कंप्यूटर पे, सच एज बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इजली। सीधे रेफरेंस उठाया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, वो इजी है। ऐसे पेपर पे आपको लिखना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। थर्ड एडवांटेज क्या है? यू कैन मूव इंफॉर्मेशन अराउंड क्विकली, मतलब ऊपर नीचे भी डालना है उसी टेक्स्ट में, मतलब एक जो डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसमें कभी ऊपर रखना है, कभी उसके सीक्वेंस चेंज करने हैं, तो वो इजी है। रिकैटेगराइजिंग आइडियाज को भी रिकैटेगराइज कर सकते हो, मतलब फर्स्ट कैटेगरी के सेकंड में कि थर्ड में जाएगा, नहीं आपको लग रहा है कि ये फर्स्ट पैटर्न, नहीं फर्स्ट पैटर्न नहीं होना, इसका सेकंड होना चाहिए। कभी सेकंड लास्ट वाले को लगा नहीं तो फर्स्ट होना चाहिए, तो वो इजी है। आप एक बार जब पेपर पे लिखते हो तो काट करके वो करना वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसमें, यहाँ पे इजी है। एंड मेकिंग न्यू कनेक्शंस, राइट, हाइपरलिंक यूज कर लो, किसी के साथ जोड़ देना है, इसको वहां से उठा करके दूसरी जगह डाल देना है। तो ये सारी चीजें कंप्यूटर पे यदि नोट्स बना रहे हो तो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली है। देर आर ऑल्सो सम डेंजर्स, लेकिन कंप्यूटर पे नोट्स बनाने से कुछ हमें नुकसान भी है। हाउएवर, मतलब हाउएवर पहले हम लोग लगाते हैं कि देर आर सम डेंजर भी है, इतने फायदे हैं तो कुछ न कुछ नुकसान भी हो सकता है। विद द कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन फंक्शन जो है, इट इज इजी टू मिस द रीड्राफ्टिंग एंड रीवर्डिंग स्टेजेस विच आर इसेंशियल फॉर डेवलपिंग योर आइडियाज एंड अवॉइडिंग प्लेजरिज्म। अब उसमें प्रॉब्लम ये जरूर है कि यदि आप कॉपी पेस्ट करते हो तो हो सकता है कि आप भूल जाओ कि रीड्राफ्ट करना, कि भाई उसको ठीक करना था। कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा, हो सकता है कि लगे नहीं मैंने ये तो टेक्स्ट ठीक कर दिया था, और वैसे ही रह जाए तो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट होकर के जो डॉक्यूमेंट वो प्रोड्यूस हो गया तो प्लेजरिज्म इशू में आ जाएगा। और सिर्फ ऐसा नहीं कि वो आप चाहते नहीं थे, मतलब कि जानबूझ करके आपने प्लेजरिज्म किया, वो भूल गया, आपको याद ही नहीं है कि मैंने कॉपी पेस्ट किया था।
वो कॉपी पेस्ट के एरर से ये सारी चीजें हो सकती हैं। If you are using a program such as EndNote, you do need to invest time into getting to know the package। अब एक प्रॉब्लम ये भी है, जैसे एवरनोट का भी साथ मुझे ये दिक्कत थी कि पहले तो उसको चलाने सीखना है, उसको सीखा मैंने, सीखने के बाद भी फिर उसको मेंटेन करना, मतलब कोई आर्टिकल आ रहा है तो उधर जाकर के रखना, फिर उसको यूज करना, मतलब बेसिकली आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि उसको कैसे यूज करना है, कोई भी आप टूल यूज कर रहे हो तो। And if you want your notes to be on computer, you will need a laptop or a smartphone to have with you all the times to accommodate all the occasions on which you may wish to take a note। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यही है कि यदि मान लो कि आप रात को जगे और आपको सडनली आइडिया आ रहा है, आपके लिए रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब आप कोई पेपर लिखते हो, कोई भी रिसर्च काम करते हो ना, तो आपका माइंड पूरा का पूरा कंज्यूम्ड होता है। उस समय पे आपके आइडियाज डेवलप होते हैं, मुझे ये काम कैसे करना है, तो उस समय पे कोई नोट्स लिखना है, ये लाइन में यहाँ पे लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, तो वो चीजें ना उस समय पे नोट्स में बैठ के नहीं लिखोगे तो वो नहीं मिलता, वो फिर आपके दिमाग से उतर जाता है। अच्छे वर्ड्स, कई बार ना शुरू में इनिशियल स्टेजेस में जब पेपर आप लिखते हो तो आपको वर्ड्स का जरूरत पड़ता है। यदि आपके लैंग्वेज बहुत अच्छे नहीं है तो कई बार एक अच्छा लैंग्वेज भी मिल जाता है ना, तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ा काम आता है। तो कई बार आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से नोट्स बनाते हो, राइट, कि मुझे इसकी ज्यादा जरूरत है। तो उस समय पे यदि आपके पास कंप्यूटर, स्मार्टफोन अवेलेबल है, वहां पे नोट्स बना सकते हो इजिली, तब आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज वो डिफिकल्टी है इसके साथ कि वो हमेशा साथ में होना चाहिए। However, the advantage of storing information electronically are considerable। ये है कि ये स्टोर कर लेता है अपना, राइट। सो इट इज वेल वर्थ गिविंग सम थॉट to the way you can use the computer and relevant software to best effect for your purpose। तो इसलिए सोचना चाहिए कि ये टूल, ये सॉफ्टवेयर हमारा टाइम कैसे सेव कर सकता है, सेव्ड रहेगा, मतलब हम कैसे इफेक्टिवली हम अपनी प्रोडक्टिविटी के लिए उसको यूज कर सकते हैं। सो इट्स वर्थ एक्सप्लोरिंग, but notwithstanding all the new technology available, it is still invaluable to carry out a small notebook at all time to jot down the ideas that occurs to you। इसलिए लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको नोटबुक नहीं रखना चाहिए, आपको जरूरत नहीं है। एक स्मॉल नोटबुक हमेशा होना चाहिए जहाँ पे कुछ न कुछ जो भी आइडिया आपके दिमाग में पॉपअप होता है वो वहाँ पे आप जॉट डाउन कर सकें, लिख सकें। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू सडनली वेकिंग एट 3 AM or waiting at a bus stop, these thoughts can then be incorporated in your more systematic note taking records when appropriate। करेक्ट, वो वहां पे नोट में तो फिर भी आप लिख सकते हो, बाद में जहाँ पे आपको रखना है रख सकते हो। सब उस समय पे आपको कंप्यूटर खोलना चाहिए, काम करना, हो सकता है कि वो आपके लिए इजी ना हो, क्योंकि वो सिर्फ स्मार्टफोन को दिमाग में बैठा के नहीं रख रहा है कि पहले का लिखा हुआ कि आज सब लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, इसलिए वो कर सकते हैं वहां बैठ करके। बट बहुत सारे लोग नोटबुक छोटा निकाला, लिख लिया, स्क्रिबल कर लिया आइडिया, बाद में जहाँ पे लिखना है लिखा। तो बोल रहे हैं कि नोटबुक ऐसा नहीं है कि नोटबुक को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, मतलब कैरी करना चाहिए, रहना चाहिए जब आप रिसर्च कर रहे हो, किसी भी चीज के बारे में आप ढूंढ रहे हो। तो मेकिंग कनेक्शंस बिटवीन द डिफरेंट टेक्स्ट यूजिंग कीवर्ड्स। अब दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है कि कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो दो डिफरेंट टेक्स्ट के बीच में, कैसे कनेक्शंस बनाना है। तो वहां पे बोल रहे हैं मैचिंग कीवर्ड्स हमें ढूंढने पड़ेंगे, रखने पे कि दोनों में कौन सा कीवर्ड जो है मैच हो रहा है। मैचिंग कीवर्ड्स दैट यू हैव डिवाइज्ड टू आइडेंटिफाई मेन पॉइंट्स इन डिफरेंट टेक्स्ट कैन हेल्प यू make links between the topic mentioned in the various source of informations that you read, right। ठीक है जी, तो फिर यहाँ पे हम स्टॉप कर जाते हैं, फिर यहीं से शुरू करा जाएगा नेक्स्ट में, मैचिंग कीवर्ड से दूसरी कहानी शुरू होगी। ओके।